बंगाल का चुनावी शोर थमते ही अब बीजेपी ने पंजाब पर अपना पूरा फोकस डाल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह 2027 में जब तक पंजाब का विधानसभा चुनाव नहीं हो जाता तब तक हर महीने एक दिन पंजाब की यात्रा करेंगे। साफ है, बीजेपी अब पंजाब को अपने बड़े राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है। रणनीति भी बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ नशा मुक्त पंजाब का आक्रामक अभियान तो दूसरी तरफ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद। ड्रग्स के खिलाफ राज्यव्यापी यात्रा के जरिए बीजेपी इस मुद्दे को सीधे जनता, खासकर युवाओं से जोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी से आए 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी के इस मिशन को नई ताकत दी है। पार्टी इन्हें पंजाब में अपने विस्तार का नया चेहरा बना सकती है। बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब वो पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। वजह यह है कि लगातार उसका वोट शेयर बढ़ रहा है और पंजाब में नशा मुक्ति अभियान उसे बड़ा फायदा दे सकता है। साथ ही सहयोगियों के साथ लड़ने की वजह से वो जूनियर पार्टी के तौर पर जाना जाता था। उस मिथ्या को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अब तय किया है कि अमित शाह की मौजूदगी से उसे जो ताकत मिलेगी उसको वो अकेले दम पर चुनाव में ले जाकर उससे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अग्रिम जमानत के लिए पवन खेड़ा की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में लगाई गई ज्यादातर धाराएं बेलेबल हैं और पूछताछ के जरिए जांच आगे बढ़ाया जा सकता है। अरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने आगे कहा कि असम के निवर्तमान मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर होने के बावजूद हेमंतो विश्व शर्मा ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो उन्हें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रैम्बो की छवि देता है। उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों का ट्रायल के स्टेज पर आकलन होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा कि सभी दस्तावेज जिसमें हेमंतो विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास 3 पासपोर्ट होने की बात कही गई थी झूठे पाए गए हैं। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि सपा और कांग्रेस जनजात महिला विरोधी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन की कार्रवाई से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यही नहीं, योगी ने ये भी कहा कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी का असली आचरण है और कांग्रेस का पतन मौलवियों के दबाव में शाहबानों को न्याय न देने कारण हुआ है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की 10 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से 9 नियमित सीटें हैं, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए आज नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 6 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि 2 सीट जो शिवसेना शिंदे गुट के पाले में आई थी उस पर उनके उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि 1 सीट एनसीपी अजित पवार गुट के हिस्से में आई थी। उस सीट पर जिशान सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन सबकी नज़र महाविकास अघाड़ी के हिस्से में आने वाली 1 सीट पर था। उस सीट पर शिवसेना यूबीटी से अंबादास दानवे ने अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले महाविकास अघाड़ी के नेताओं की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे इस सीट पर नामांकन दाखिल करें। यही कारण है कि अंबादास दानवे कांग्रेस की नाराजगी के डर से नामांकन दाखिल होने के तुरंत बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल से मिलने पहुंचे और हर्षवर्धन सबकाल को शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने मनाया। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एक जनसभा के दौरान भाजपा नेताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला 2019 में भाजपा नेताओं को जूते से मारने की धमकी देने से जुड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रतनपुरा बाजार में सुभाषपा की जनसभा आयोजित हुई थी। ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं और जनता से कहा था कि भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो उन्हें जूते से मारे। 17 मई 2019 में हुई इस जनसभा में मंत्री ने लोकतांत्रिक मर्यादा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसको लेकर के उप निरीक्षक रुद्रभार पांडे ने तहरीर पर
हल्दरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद लगातार तारीखों पर अदालत में पेश न होने के चलते न्यायालय ने मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोप तय होना बाकी है। अगली तारीख 16 मई 2026 निर्धारित की गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बिहार पुलिस भी एक्शन में आ गई है। बिहार के सुल्तानगंज में सरकारी दफ्तर में घुसकर अधिकारी की हत्या करने वाले कुख्यात को जहां 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ सिवान में गुरुवार की शाम रोड रेस की घटना में बीजेपी के पूर्व एमएलसी के भांजे की हत्या करने वाले अपराधी को के साथ भी पुलिस का इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में अपराधी छोटू यादव जहां जख्मी हुआ, वो उसके 3 साथी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि आज अधिवेशन भवन में पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ आज बड़ी बैठक की और इस बैठक में उन्हें साफ तौर पे निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़े एक्शन ली जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को भी कहा है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का पालन करने में नाकाम रहने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी एक्शन ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि वो खुद हर घटना में मौके वारदात पे जाएं और उसके बाद आम लोगों से फीडबैक लें और उसके अनुसार भी कार्रवाई करें। कैमरामैन सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 पटना। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल आने के बाद पूरी राजनीतिक हलचल बन चुकी है। 7 में से एग्जिट पोल जिस तरह से 5 बीजेपी की बढ़त दिखा रही है, वहीं पे 2 एग्जिट पोल टीएमसी पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं। लेकिन टीएमसी के नेताओं का दावा है कि इस बार 200 के पार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार में सत्ता में आ रही है और चौथी बार सरकार बनाएंगी। तो बीजेपी का इस बार पूरी तरह से है कि जिस तरह से एग्जिट पोल है, इस बार बीजेपी बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो कह सकते हैं कि दोनों नेता बीजेपी और टीएमसी के मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। कह सकते हैं कि सभी की निगाहें 4 मई पे टिकी हुई है और 4 मई को ये पता चल पाएगा आखिर बीजेपी या टीएमसी किसकी सरकार बनी है। चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बंगाल में सबसे ज्यादा पुरुषों से महिलाओं वोट दी है और महिलाएं अपने घरों से निकलकर इस बार महिला जिसे चाहेगी वही सत्ता में आएगा। दूसरी तरफ बंगाल में लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जाती है। हिंसा चुनाव के पहले, चुनाव के बाद हिंसा होती है। आज सुबह से ही बेहला में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। बैरकपुर में ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरह से यहाँ पे 700 कंपनियां यानी अनिश्चितकालीन तक रखा जाएगा जब तक कोई सामने का दूसरा निर्णय नहीं आता है। यानी हिंसा को देखते हुए जब नई सरकार बनेगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौक चौबंद कर दिया है और इस बार पूरे बंगाल में 700 कंपनियां मुस्तैद है और जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक कंपनियां ये पूरी बंगाल में रूट मार्च ऐसे ही करते रहेगी। कैमरामैन भगत के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का अहम सेशन भगवंत मान सरकार द्वारा बुलाया गया है। दरअसल कल 1 मई है और 1 मई को मजदूर दिवस होता है और यही कारण है कि मजदूर दिवस के ऊपर पिछले 4 सालों में मजदूरों के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या स्कीमें बनाई गई और मजदूरों की भलाई के लिए भगवंत मान सरकार ने क्या किया, ये सदन को बताया जाएगा। लेकिन अचानक इस सेशन को बुलाए जाने को लेके पंजाब की नज़रें इस सेशन के ऊपर भी लगी हुई हैं और वहीं पर विपक्षी पार्टियां भी लगातार ही इस सेशन को लेके तंज कसती हुई भी दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि बहाना मजदूरों का बनाया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और ही बता रही है। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं खरीदी को लेकर लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि एक तरफ जहां कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गड़बड़ी हो रही है गेहूं खरीदी में, कम दामों पर गेहूं खरीदा जा रहा है, किसानों को सर्वर जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, सर्वर हमेशा डाउन बता रहा है। यही वजह है कि आज इन सब तमाम आरोपों की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद गेहूं खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे, जहां पर खरगोन में महेश्वर भी पहुंचे थे, जहां पर किसानों से बातचीत की और इसके अलावा शाजापुर में भी मोहन यादव वहां पहुंचे और किसानों से बातचीत की और देखा वहां पर कि तुलाई किस तरह से हो रही है, गेहूं खरीदी किस तरह से की जा रही है, गेहूं का उपार्जन में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे और खुद गेहूं खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की थी और कहा था कि समस्याएं किसानों को बहुत सारी हो रही हैं, किसान परेशान है और यही वजह है कि सीएम खुद औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, गेहूं केंद्रों पर पहुंचे और वहां पर जायजा भी लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार
सरकार ने 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं टारगेट का जो खरीदी का उपार्जन का था उसे बढ़ाकर 100 लाख मैट्रिक टन का टारगेट रखा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद नगर पालिका की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ज्यादातर महानगर पालिकाओं में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं बचा पाई है। नतीजों के बाद कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि 15 में से 10 महानगर पालिकाओं में कांग्रेस आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष का पद भी खो सकती है। इसकी वजह है लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर द्वारा बनाया गया मावलंकर रूल, जिसके अनुसार विपक्षी दल को कुल सीटों का कम से कम 10% हासिल होना जरूरी होता है। और फिलहाल के नतीजों में सिर्फ अहमदाबाद, वापी, भावनगर, आणंद और गांधीधाम में ही कांग्रेस ने 10% या उससे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। ऐसे में इन 5 के सिवाय बाकी 10 महानगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाले अलग कार्यालय, स्टाफ, सरकारी वाहन और भत्ते जैसी सुविधाओं से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि राजकोट में लोकतांत्रिक परंपरा को निभाते हुए, बड़ा मन रखते हुए नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया था, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। राजस्थान में सरकारी अधिकारी किस तरह बेलगाम होते जा रहे हैं, इसका एक नज़ारा श्री गंगानगर में देखने को मिला, जहां पर कि गंगानगर के विधायक जयदीप बियानी के साथ 2 सरकारी अधिकारियों ने मारपीट तक कर दी। इससे उनकी आंखों में गहरी चोट भी लगी। फिलहाल इन दोनों आरोपी अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और गंगानगर के विधायक जयदीप बियानी की शिकायत के आधार पर इनके खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला विधायक सेवा केंद्र का है, जहां पर विधायक अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे थे अपने इलाके के विकास कार्यों को लेकर, जब इन्होंने रूडीफ के एईएन जगन्नाथ बैरवा और LNT के इंजीनियर शाहनवाज से कुछ सवालों का जवाब मांगा तो ये इस कदर बहसबाजी में उलझ गए कि इन लोगों ने गंगानगर के विधायक के साथ मारपीट तक शुरू कर दी। उनकी आंखों में चोट लग गई। फिलहाल तो गंगानगर के विधायक जयदीप बियानी ने साफ कर दिया है कि वे इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दे रहे हैं। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। देशवासियों को आज बड़ी सौगात मिल चुकी है। आज से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से कश्मीर घाटी ट्रेन का इनागुरेशन हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। तस्वीरों में आप देखिए, ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो जम्मू से कश्मीर घाटी जाएगी और कश्मीर से जम्मू आएगी। आपको बता दें कि इससे पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को ट्रेन का इनागुरेशन किया था, तब कटरा से कश्मीर तक ट्रेन चली थी और कश्मीर से कटरा तक ट्रेन आती थी। लेकिन रेल जो यात्री थे वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जम्मू से ट्रेन जो है वो डायरेक्ट कश्मीर जाए, और ठीक उनका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों में वंदे भारत ट्रेन को बेहद खूबसूरत ट्रेन सजाई गई है। और आपको बता दें कि पहले 8 कोचेस थे, इसके कोचेस जो है वो भी बढ़ाए गए हैं। कुल 20 जो कोचेस हैं वो किए गए हैं। आज से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन जो है कश्मीर चलना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। मुंबई से सटे विरार इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी टूट जाने की वजह से एक युवक ने अपनी प्रेमिका और प्रेमिका की मां की चाकू गोदकर हत्या कर दी और फिर बाद में खुद की जान लेने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी शिवम उपाध्याय को अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। पुलिस के अनुसार शिवम उपाध्याय विरार के एक स्टोर में काम करता था। वो अपनी प्रेमिका को पिछले 2 साल से डेट कर रहा था। युवक की उसकी प्रेमिका के साथ सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन दोनों परिवार के बीच कुछ मतभेद पैदा होने के बाद प्रेमिका की मां ने शादी को लेकर अपना मन बदल लिया। इससे बौखलाए शिवम ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मां बेटी को लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरते देख आरोपी शिवम ने उसी चाकू से अपने गले पर वार कर लिया। पुलिस ने तीनों को तुरंत संजीवनी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने नैन्सी और सरिता को मृत घोषित कर दिया। आरोपी शिवम की हालत फिलहाल बेहद गंभीर बनी हुई है और वह पुलिस की निगरानी में है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली पुलिस की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में दिनेश काला और गोगी गैंग के 5 जुड़े जो कहा जाए कि शातिर अपराधी है उनको गिरफ्तार किया है और उनके पास से 17 पिस्टल और लाइव कार्ट्रिजेज 106 जो है उनसे बरामद की है। ये तस्वीरें इसलिए भी हैरान कर रही हैं कि राजधानी दिल्ली में ये पूरा नेटवर्क था, वो काम कर रहा था जिसकी पुलिस को सूचना थी और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये तमाम वो हथियार हैं जो बरामद हुए हैं और किस तरह की घटना की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि जिस तरह की पिस्टल है ये एक हैंडमेड पिस्टल है जो अक्सर अपराधी आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं और ये अपने आप में एक नायाब है। और दूसरी तरफ ये लाइव कार्ट्रिजेज इसके साथ बरामद की गई हैं और पूरी तरीके से ये कहा जाए कि एक
बड़ा एक नेटवर्क है। आरोपी और ये जो पूरा हथियारों का आप ये देख रहे हैं, ये इनसे बरामद हुआ। और यही नहीं, इनके पास से एक एन स्कॉर्पियो और दूसरा एक थार गाड़ी भी बरामद हुई, जो लग्जरी गाड़ियों में आती हैं, और उसमें ये सप्लाई कर रहे थे। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद एक ट्रैप लगाया गया। ट्रैप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने इनको गिरफ्तार किया और माना जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। और अब तक के जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो लगातार इस तरीके की गतिविधियां करते हैं, आपराधिक गतिविधियां, तो उन पर लगातार दिल्ली पुलिस की नज़र थी। और ये ग्रोह भी उस नज़र के अंदर था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग और दिनेश काला गैंग से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे मामले की जाँच कर रही है। कैमचंद प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब आप ट्रेन से जम्मू से कश्मीर जाएंगे वो मनमोहक नजारा कैसा होगा। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। इंजीनियरिंग की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाता है। चिनाब दरिया पर बना है। जब इस पुल से ट्रेन गुजरती है तो आप सोचिए कि वो नजारा कितना ज्यादा मनमोहक है। चारों तरफ आप देखिए खूबसूरत वादियां, और इन्हीं वादियों के बीच जो है ट्रेन गुजर रही है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर वो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो देखिए, वैष्णो देवी यात्री जो है वो पहले ही पहुंच रहे थे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है। हमने आपको अंजी ब्रिज दिखाया, यानी दुनिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज। उसके साथ हमने आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी दिखाया। और आप देखिए कि जब ट्रेन से सफर आप लोग कर रहे हैं तो बेहद खूबसूरत नजारा जो है हर तरफ देखने को मिलता है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।